आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गिरीश गौतम जी से, जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, आप यहाँ आएँ और हम सबको आशीर्वाद के कुछ वचन कहें। अश्वत्थपूर्व संस्थान के प्रथम वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान हमारे तरुण विजय जी, रामेश्वर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, अब कार्यक्रम का उद्घाटन करना है तो अब कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। अभी मैं जब वहाँ पर आपका एक वो देख रहा था, उसमें एक चीज़ बड़ी ऊंची लिखी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें भी चर्चा होगी और मैं वहीं से विषय को पकड़ता हूँ। उसमें लिखा है कि सामाजिक मूल्यों पर गिरावट और युवा वर्ग, ऐसा करके कोई विषय जो चर्चा में आगे आने वाला है, शायद वो विषय है। स्वाभाविक तौर पर आज ये चिंता का विषय है। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई सामाजिक मूल्य की गिरावट केवल इस सदी की कोई घटना हो रही। इसके पहले भी आप देखेंगे तो कई बार आखिरकार सामाजिक मूल्यों की, जो अपन कहते हैं कि एक सर्वोच्च स्थान था सामाजिक मूल्यों का, वो रामायण का काल था। उससे बड़ा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने वाला कोई काल था नहीं। और आप सब जानते हैं कि सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि सामाजिक हमारे, वो हमारे संस्कृत पर टिके हुए। और हमारी संस्कृत किस पर टिकी हुई है? रीति पर, परंपरा पर, हमारे जो अंतर संबंध है उस पर टिका हुआ है। और कई बार प्रकृति के नियमों से हम लेते हैं। आज जो क्षरण हो रहा है हो कहाँ रहा है? कहते हैं प्रकृति का नियम यह है कि जो पेड़ बनेगा बड़ा, वो छाया देगा और फल देगा। फल देगा, वो बड़ा होगा तो छाया भी देगा। ये प्रकृति का नियम है, हमारी तरफ से नहीं बनाया गया नियम। प्रकृति ने स्वतः नियम बनाया कि कोई बड़ा पेड़ होगा तो वो छाया भी देगा और मौका आएगा तो फल भी देगा। पर उसका स्वभाव कैसा है? वो कहते हैं ना कि आप लोग ज़्यादा जानते हैं, काव्य रचना का पाठ करोगे, साहित्य की बात करोगे तो उसमें है कि तुलसी संत सुअम्ब तरु इनकर गति समवेद, इतते पाहन हनत है उतते फल हुए देत। कैसा स्वभाव होना चाहिए? समाज ने इसको पकड़ा। हमारे संत का स्वभाव क्या हो? जिस तरह से आम के पेड़ में लगे हुए आम का चरित्र होता है कि आप कितना भी पत्थर मारो तो आपको पत्थर लौट करके जवाब नहीं देता, वो आपको फल देता है। उसी तरह से हमारे संतों का स्वभाव, जो धर्म का संचालन करते हैं, जो समाज का संचालन करते हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, उनका भी स्वभाव यही होना चाहिए। वो नहीं है स्वभाव, उसमें परिवर्तन हुआ। कई कारक हो सकते हैं। उसमें जब कोई लंबी बहस करोगे तो समझ में आएगा कि क्यों कारण हो सकते, कई कारण हो सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कल भी एक साहित्य संगोष्ठी में था तो मैं तब भी कह रहा था कि जो हमारा साहित्य है, हमारे साहित्य को साहित्यकारों की खास जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में काम करें। आज हमारे समाज में बिगड़ते मूल्यों को ठीक दिशा में ले जाने का काम कौन करेगा? हम लिखने वाले लोग करेंगे। एक समाज को दिशा, लिखने का मतलब ये नहीं होता। कई बार मुझे एक व्यंग्यकार की बात याद आती, कई बार मैं बता चुका उसको, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु उनका कहना है कि एक आजकल अखबार बहुत छप रहे हैं और मेरे कार्यालय में जब बैठता हूं, मेरे घर पर सुबह कम से कम 30-40 अखबार आते हैं। अब उनको पढ़ना संभव नहीं होता, पर अखबार छपते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि वो ये हमारा अखबार ले लीजिए और ये 16 पेज का अखबार है। तो उन्होंने कहा कि भैया कितनी कीमत? बोले 1 रुपये में 16 पेज।
तो बोले ऐसा करो कि हमसे 2 रुपए ले लो, पर खाली पे सौरा दे दिया करो, लिखा वाला मत दिया करो। आज हमारे पास पाठक नहीं है, हम ग्राहक तलाशते हैं। हमारी साहित्यिक रचनाओं को, लिखे हुए काव्यों को पढ़ने वाले पाठक की कमी हो गई हमारे पास। और हमारी आवश्यकता इस बात की, हम पाठक तैयार करें जो हमारी चीज को पढ़ें, समझें उसको। यदि हमें हमारे सामाजिक मूल्यों को ठीक रखना है, उसकी आवश्यकता है। हम देखते हैं कई बार हम जब साहित्यों की रचना करते हैं तो एक अपने को ऐसा लगता है कि हम ऐसा लिख दें कि वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ हम कोई आक्रोश का वातावरण पैदा करें तो शायद हमारी मान्यता ज्यादा होगी। मैं उनसे भी कई बार कहता हूं, कई बार कवियों सम्मेलनों में जाता हूं, जो वो व्यंग करते मुझे अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता, पर उनसे एक आग्रह करता हूं। आग्रह ये करता हूं कि ये तो आपने व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रमण किया, उसको सुधारने का विकल्प क्या है? वो सुधरे कैसे, ये कौन लिखेगा? तो मुझे एक किस्सा याद आता है, कहानी के रूप में है, कि ये एक बड़े चित्रकार ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया, सर्वस्व अपन लगा दिया उसमें, और ले जाकर के एक चौराहे के भीतर उसको टांग दिया। उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जिसको किसी को त्रुटि दिखाई पड़ती हो अपना थोड़ा चिन्ह लगा दे उसमें। शाम तक में उस कृति में केवल डांट के अलावा कुछ नहीं था, पूरा कालापन था। बड़ा चिंतित हुआ कि हमने तो सारी मेहनत कर दी, सब कुछ कर दिया, इसको कोई महत्व नहीं मिला। उसके साथी ने कहा कि इसमें कल इसी तरह का बना करके लगाओ, और लगा करके उसमें एक लाइन लिख दो कि जिसको जहां गड़बड़ दिखाई पड़ता वहां सुधार दो। दूसरे दिन एक भी डांट नहीं था। आज देखो ना, आज जो युग आया है ये डिजिटल का आया, कह भी रही थी कि डिजिटलाइजेशन करना है या डिजिटल में सब ठीक ठाक करना है। हमारा नए विज्ञान से, नई खोज से कोई विरोध नहीं है, पर 2-3 चीजों की तरफ जरूर ध्यान मैं करना चाहता हूं। वो भी एक बड़ा कारण है, हमारे सामाजिक मूल्यों में गिरावट का एक बड़ा कारण है, और खासतौर पर युवा वर्ग में। आज हम सब मोबाइल पर डिपेंड हैं। आबादी हमारी कम है, मोबाइल ज्यादा है। हम इतने व्यस्त हो गए कि हमको कुछ ध्यान ही नहीं अगल बगल। और कई बार तो देखते हैं कि साहब आता है कि किसी सज्जन का उसके फॉलोवर्स 10,000, और उससे व्यक्तिगत पूछ लो तो पड़ोसी से पहचान नहीं है उसकी। पड़ोस वाले घर में आना जाना नहीं है, रिश्ते नहीं है, सामान्य रिश्ते नहीं है, पर उसके फॉलोवर 10,000 हैं। हम आपके इसके विरोधी नहीं हैं, ऐसा मत समझना कि मैं कोई रूढ़वादी आकर के खड़ा हो गया हूं। मैं रूढ़वादिता की बात नहीं करता, परंतु एक चीज जरूर कहता हूं, हमेशा याद रखना, कितना भी आधुनिक युग आ जाए, कितना भी डिजिटल कहा जाए, कितना भी मोबाइल कहा जाए, कितना भी इंटरनेट कहा जाए, कितना भी इंस्टाग्राम आ जाए, कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे मोबाइल से इंटीमेशन होता है, इंटीमेसी नहीं होती। आप जरा देखना, जरा सा थोड़ा सा ध्यान में रखना। कभी कभी आता है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, सूचना आती है, हम मित्रों को सूचना गई, अब उसमें लिखा रहता है कि लाइक या डिसलाइक, लाइक कर रहे हो मृत्यु को कि डिसलाइक कर रहे हो। इंटीमेशन है। इंटीमेसी क्या है? यदि हम एक दूसरे के संपर्क, जहां सामाजिक मूल्यों की रक्षा होने वाली है, हम जाकर के यदि किसी के समक्ष खड़े होकर के पुराने चाचा दादा के सामने खड़ा होकर उसका पैर छूते हैं और फिर उसे कोई समाचार देते, जिस तरह से सर में हाथ रख करके आशीर्वाद देता है, वो है इंटीमेसी। आत्मीयता और सूचना में फर्क है। आज हमारे सामाजिक मूल्यों की गिरावट से लेकर हमारी आत्मीयता खत्म होती जा रही है। हम इंटीमेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटीमेसी का भाव समाज से हटता जा रहा है। हमें उसे बहाल करने की आवश्यकता है, और जब तक हम उसको बहाल नहीं करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि केवल हमको युवाओं को दोष देने से काम चलने वाला नहीं है। कहां चले गए वो दिन? पुराने दिन को ख्याल करो। मुझे तो कभी बड़ा दुख होता है, इसलिए नहीं कि मैं कोई अब
उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचे, इसलिए मुझे दुख होता, कई बार देख करके तकलीफ होती है। अभी हम लोग जिस दिन हम कारगिल विजय दिवस मना रहे थे, एक समाचार आया टीवी में, हम लोगों ने देखा कि एक कोई सज्जन है 82 साल की, उनकी पत्नी है, वृद्धावस्था आश्रम में रह रहे हैं। वो टीवी में कह रहे हैं कि साहब हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमको 400-500 रुपये महीने का जुगाड़ हो जाए तो हम कोई इंतजाम अपना कर सके। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने तत्काल कहा अपने अधिकारियों से, लगाओ टेलीफोन, ये कहाँ रुके? पता चला कोई वृद्धावस्था आश्रम वहाँ रुके। मैंने कहा चलो कल चलते हैं वहाँ। और उनके पास गए। वहाँ आश्रम में 6 लोग थे। आपको जानकर ताजुब होगा, वहाँ पर जो माता पिता रह रहे थे उनके लड़के बड़े सर्विस में थे और वो वृद्धावस्था आश्रम में रह रहे हैं। ये क्या हो गया? इस देश में जहां श्रवण जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो माता पिता को लेकर के दर्शन गंगा का स्नान कराता हो, वहां माता पिता को छोड़ करके हम वृद्धावस्था में आश्रम की अपनी सामाजिक मूल्यों की हम रक्षा कर सकते हैं क्या? यदि शरण को रोकना है तो हमारी उन परंपराओं को जीवित करना होगा, हमारे उन रीति रिवाजों को जीवित करना होगा, हमारे उन संस्कारों को जीवित करना होगा। और ये कोई कर सकता है तो हमारे ये साहित्यकार कर सकते हैं, हमारे काव्य रचना वाले कर सकते हैं, हमारे लिखने वाले कर सकते हैं। जीवित करो उसको मरने मत दो, उसको समाप्त मत हो दो, विलुप्त की प्रजाति में मत ले जाओ। कई बार देखते हैं ना अपन, डिस्कवरी चैनल में आता है कि वो कई जातियां विलुप्त हो रही हैं, तो हमारे संस्कार भी विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है पश्चात संस्कृति का, हो सकता है कि वो संस्कृतियां हमारे ऊपर लगातार हमला कर रही, तो आज से हमला हमारे ऊपर थोड़ी हो रहा। सबसे ज्यादा इस दुनिया के भीतर किसी के हमला हुआ तो सनातन धर्म पर हुआ है। और उसके बाद भी आज हम इतने सालों के बाद सीना तान कर उस परंपरा को जीवित लिए खड़े हैं, हमारे लिए कमाल की बात है, इस देश के लिए कमाल की बात है। और वो इसलिए है कि हमारी राष्ट्र की संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारे उसी सामाजिक मूल्यों पर आधारित होकर के खड़ी हुई है, इसलिए हम अपने को बचा सके। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम जब मिलकर के इसको सोचेंगे, युवा हमारे बीच का है, उसको दिशा देने की जरूरत है। उसी तरह से सोचो ना कि कोई बिजली का तार आता है, उसमें करंट आता है, तो केवल करंट है ना उसमें, हमने खोज करके उसमें फिलामेंट लगा के बल्ब लगा दिया तो प्रकाशमान हो गया। खुला नंगा तार छोड़ दो तो जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी को बिजली का तार लगेगा, करंट तो मरेगा, परंतु उसमें फिलामेंट बल के बल्ब लगेगा तो प्रकाश देगा। हमारे युवा जोश को प्रकाश देने वाला बनाने की आवश्यकता है। और हम केवल साहित्यकार कर सकते, काव्य गाले कर सकते, ये लोग कर सकते, ये करने की आवश्यकता है। और आज इसी की जरूरत है, आज इसी की आवश्यकता है। हमारी सहिष्णुता कहां चली गई? हमारे सामने वाले के जो कुछ हो सकता है वो हमारा अपनत्व या उसका सम्मान कहां चला गया? यदि हम सब भूल गए तो एक बात याद रखना, कोई भी दौड़ दोनों पांव उठा करके नहीं दौड़ी जा सकती है। कितना भी विज्ञान आ जाए, कितनी भी जानकारी आ जाए, जब हम दौड़ते हैं तो एक पांव को जमीन में रखना होता है। दोनों पांव साथ उठा करके दौड़ने का प्रयास करोगे तो जमीन का गिरोगे और मुंह भर मिट्टी खाओगे। एक पांव जमीन में रहेगा, एक पांव विज्ञान की ओर जाएगा, तब हम विकास कर सकते, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पर एक पांव को जमीन में हमको रखना होगा। और शायद हम यही प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पांव उठा के दौड़ने का प्रयास करें। हम इसको रोकना होगा। और ये कौन रोकेगा? ये वही लोग रोकेंगे जो चिंता करते हैं, जो चिंतन करते हैं, फिर चिंतन को लिखते हैं, उकेरते हैं। उनके करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कई दिनों की, शायद कई घंटे की गोष्ठी है, और उसमें से जब विचार आएंगे, हमारे विद्वज्जन बैठे हुए हैं, हमारे विचार करने वाले लोग बैठे हैं, उन विषयों पर चर्चा करने वाले लोग बैठे हैं, इसमें जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर के ही इसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो नया हम कुछ न कर सके, हमारा जो पुराना सर्वोच्च है उसको हम बचा सकें। हमारे लिए यदि हम ऐसा काम कर सके तो हमारे जीवन की, हम सब के जीवन की एक बड़ी सफलता होगी। इस सफलता प्राप्त करने की शुभकामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।